कुछ ही दिन पहले लॉ कमीशन की 279 रिपोर्ट आती है सेडिशन लॉ यानी कि राजद्रोह कानून पर, जिसमें इनका कहना यही है कि इंडिया में से सेडिशन लॉ को नहीं हटाना चाहिए। क्या क्या इनकी रिकमेंडेशंस रही वो हम जानेंगे और सेडिशन लॉ का पूरा बैकग्राउंड जानेंगे कि आखिरकार सेडिशन लॉ मतलब क्या होता है, कहां से ये लॉ आया हुआ है, क्या क्या लीगल चैलेंजेस देखने को मिले हैं सेडिशन लॉ पर। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट को भी समझ चुके होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेडिशन कहाँ डिफाइन है, इसका मतलब क्या होता है। तो आईपीसी का सेक्शन 124A सेडिशन लॉ से डील करता है, इसको समझते हैं। देखिए, हूएवर बाय वर्ड्स, अपने शब्दों से, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन, हूएवर बाय वर्ड्स, बाय साइंस, अपने संकेतों से, या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दृश्य प्रस्तुति से। तो ये तीन बातें बताई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने संकेतों से या अपने विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दृश्य प्रस्तुति से, जो लॉ द्वारा एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है यानी कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ अगर वो व्यक्ति हेटरेट, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन पैदा करता है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने सेडिशन का ऑफेंस कमिट किया है। सिंपल शब्दों में जाने कि सेडिशन या राजद्रोह का मतलब क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों से या अपने एक्ट से लोगों के मन में सरकार के खिलाफ हेटरेट यानी कि घृणा पैदा करता है, कंटेम्प्ट यानी कि अवमान पैदा करता है, डिसअफेक्शन यानी कि असंतोष पैदा करता है, इसकी वजह से रिजल्ट ये निकलता है कि लोग वायलेंस पर उतर आते हैं, वहां पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, तो ऐसा कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो एक्ट किया है वो सेडिशियस एक्ट, यानी कि उस व्यक्ति ने सेडिशन का ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के तहत। इसी आईपीसी के सेक्शन 124A में 3 एक्सप्लेनेशन भी बताए गए। हमने 3 एसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे, हेटरेट, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन। तो एक्सप्लेनेशन 1 डिसअफेक्शन के बारे में बात करता है कि इसमें डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी भी इंक्लूड है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ डिसलॉयल्टी और शत्रुता की भावना पैदा करता है तो वो भी डिसअफेक्शन की डेफिनेशन में आएगा। अब समझते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। देखिए, कई बार सरकार कुछ गलत मेजर्स ले लेती है और इसी की वजह से लोग अपनी आवाज उठाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ, वो इसलिए कि जो सरकार ने जो चीजें करी है वो गलत है, वो हम चाहते हैं कि वो कानूनी रूप से ही उसको सही करे, इसलिए हम यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट अगर आपके ऐसा करने से हेटरेट, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन पैदा नहीं होता है तो हम उसे सेडिशन नहीं कहेंगे। फिर आते थर्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें भी इनका कहना यही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस हैं उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं, बट रिमेंबर वहां हेटरेट, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन अगर नहीं होता है तो वो सेडिशन नहीं कहलाएगा। इन शॉर्ट, आपको सरकार को क्रिटिसाइज करने से नहीं रोका जा रहा है, वहां पर बस एक रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि आपके इस सरकार के खिलाफ जाने पर वायलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये जो हेटरेट, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो सेडिशन नहीं कहलाएगा। और अगर होता है तो वो सेडिशन कहलाएगा और इस सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के तहत उस सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड फाइन हो सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है एंड फाइन हो सकता है। सेडिशन लॉ के थोड़े ओरिजिन की बात करें तो देखिए, पहली कमीशन 1834 में एस्टेब्लिश की गई थी अंडर द चार्टर एक्ट 1833, वो भी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले। लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले उस समय इन्होंने 1834 से 37 के बीच में आईपीसी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें सेडिशन को इन्होंने आईपीसी के सेक्शन 113 में रखा गया था। बट 1860 में जब आईपीसी को इनेक्ट किया जाता है तब ये सेक्शन नहीं था, एंड फाइनली 1870 में आईपीसी के सेक्शन 124A में इस सेडिशन को ऐड किया गया था। इसके बाद हमें ये देखने को मिला कि अंग्रेजों ने काफी इस सेक्शन का मिसयूज किया। एक हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, शौकत एंड मोहम्मद अली, मौलाना आजाद जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स की आवाज को दबाने के लिए इस सेक्शन का मिसयूज काफी किया गया। लाइक 1898 में काफी प्रोमिनेंट केस देखने को मिला इस सेडिशन पर, जिस केस का नाम है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। इस केस में ये हुआ था, बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी महाराज पर आर्टिकल लिखे थे, जिस आर्टिकल को सेडिशियस बताया गया। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सेडिशन को लेकर प्रपोजल रखा गया था। आपको पता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार हमें दे रखा है, बट वहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बताए। तो प्रपोजल ये था कि इस सेडिशन को भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में रखा जाए। क्या आपका अधिकार तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बट एक सेडिशन नाम का भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप पर इम्पोज किया जाए। तो ये जो एक प्रपोजल रखा गया था जिसको ओवरऑल अपोज ही किया गया। एट द सेम टाइम श्री के मुंशी जी कहते हैं कि हम यूं नहीं कह रहे कि ये ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट और लॉ को रिस्पेक्ट एंड ऑबे तो करना है।
और ये भी एड ऑन किया गया कि इस ऑफेंस का सोल तो पब्लिक डिसऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो उसको कहेंगे कि उसने सेडिशन का ऑफेंस किया गया। तो यहाँ पर के मुंशी जी ने पब्लिक डिसऑर्डर पर फोकस किया है और इसको सोल बताया गया है इस ऑफेंस का। ध्यान करें, नोट कीजिए कि हमने जो सेडिशन लॉ की अभी डेफिनेशन देखी थी आईपीसी के सेक्शन 124 में, कहीं भी पब्लिक डिसऑर्डर का जिक्र नहीं हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि पब्लिक डिसऑर्डर ही यहाँ पर सोल है इस सेडिशन के ऑफेंस का। तो आप ये ध्यान रखो पब्लिक डिसऑर्डर, क्योंकि आगे केदारनाथ की रूलिंग हम देखेंगे, वहां पर इसका जिक्र होता है पब्लिक डिसऑर्डर का। अब हम आजाद हुए ही थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था, ठीक उसके बाद इस सेक्शन के काफी चैलेंजेस देखने को मिले। लाइक 1950 में रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आता है जिसमें सेडिशन को चैलेंज किया गया था। यहाँ ऑनरेबल कोर्ट ने क्या हेल्ड किया आप समझो। यहाँ कोर्ट ने कहा कि आप सरकार का क्रिटिसिज्म कर सकते हो, आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार पर हम रोक नहीं लगा सकते, बट कब तक, जब तक आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से सरकार को गिराने या कहीं ओवरथ्रो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मतलब आपके ऐसा करने से देश की सिक्योरिटी पर खतरा ना हो, तो वो आपका एक्ट सेडिशियस नहीं कहलाएगा। इन शॉर्ट कहें, वहाँ सेडिशन का ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर 1959 में रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आता है। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने इस सेडिशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। फिर 1962 में काफी लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसका नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच ने रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की रूलिंग को अपहेल्ड किया था। इस रूलिंग में हमने देखा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था इस सेडिशन को। तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को अपहेल्ड किया और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। देखिए, इस सेडिशन का मिसयूज होने जो लगा था, एंड दैट्स द रीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेडिशन के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करने का भी अटेम्प्ट किया। लाइक ऑनरेबल कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि आपने जो भी स्पीच या एक्सप्रेशन या आपने जो भी एक्ट किया वो सेडिशियस के लिए कब क्वालिफाई माना जाएगा वो बताया गया है। देखिए, सेडिशन में हमने 3 एलिमेंट देखे, हेट्रेट, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन अगर पैदा करता है अगर कोई इंसान अपने एक्ट से या अपने शब्दों से, तो वो सेडिशियस कहलाएगा, वहां सेडिशन का ऑफेंस अट्रैक्ट होगा। बट यहाँ गाइडलाइन में ये बताया गया कि अगर आपके ऐसा करने से पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होता है, अगर वहां वायलेंस नहीं होता है, तो वो सेडिशियस नहीं कहलाएगा। मतलब ये क्लियर किया गया कि अगर हेट्रेट, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन तो पैदा कर ही रहे हो, साथ ही में पब्लिक डिसऑर्डर या वायलेंस भी क्रिएट होना चाहिए आपके ऐसा एक्ट करने से, तभी हम कहेंगे कि आपने सेडिशन का ऑफेंस कमिट किया है। अगर हेट्रेट, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन सिर्फ वही रहता है और अगर रिजल्ट ये नहीं निकलता है कि उससे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो फिर वो सेडिशियस नहीं कहलाएगा। पब्लिक डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलिमेंट बताया गया। इज इट क्लियर और नॉट? और हमने पहले ही देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रहा था तो के मुंशी जी ने तो पहले ही बताया था कि इस ऑफेंस का सोल पब्लिक डिसऑर्डर ही तो है, वही बात निकल के आई। फिर 2022 में हमें एसजी वोम्बटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर देखने को मिला जिसमें कि इस सेडिशन लॉ को अबेंस में रख दिया गया, यानी कि इस सेक्शन 124A सेडिशन से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उन्हें रोक दिया जाए। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट एंड होप करते हैं कि अब कोई भी इस सेक्शन के तहत सेडिशन से रिलेटेड एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ना ही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जब तक इस सेक्शन पर री एग्जामिनेशन ओवर नहीं हो जाता। और जो भी इस सेक्शन के तहत कन्विक्ट हुआ है, जो अभी जेल में है, वो अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बेल के लिए। अब आप ये भी समझिए कि सेडिशन लॉ पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इसका सबसे मेन रीजन है इसका मिसयूज होना। देखा जाने लगा कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उस पर सेडिशन लॉ अप्लाई कर दिया जाता है। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 से 3 रीजन देते हुए कहा कि इस सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए, जिसमें कि पहला रीजन यही दिया था कि इसका मिसयूज काफी हो रहा है, और दूसरा रीजन ऑनरेबल कोर्ट ने ये दिया कि देखिए ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है और इन ब्रिटिशर्स ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सप्रेस करने के लिए इस लॉ का यूज किया और आज हम आजाद हैं। क्या फिर भी इस लॉ की जरूरत है हमें? ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड ऑल्सो आज की तारीख में देखा जाए तो ये लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन। ऑल्सो एक ये भी आर्गुमेंट देखने को मिला कि देखिए इंडिया में वैसे भी एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, तो ऐसे में सेडिशन जैसा सेपरेट लॉ रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रीजन भी दिए थे कि इसके चलते हम कह रहे हैं कि इस सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए। इसी के चलते हम उस लॉ कमीशन की 279 रिपोर्ट को समझते हैं जिसमें इनका कहना यही रहा कि सेडिशन लॉ को नहीं हटाया जाए। इनका कहना यह है कि देखिए आप जो सबसे मेजर इशू बता रहे हैं कि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है,
तो हम कुछ ये कर सकते हैं कि सेडिशन लॉ पर कुछ मॉडिफिकेशन लाके इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से इस लॉ को रिमूव कर देना तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। और आप वो केस याद करो जो हमने डिस्कस किया, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो 1962 में जिसको चैलेंज किया था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनिंग देते हुए इस सेडिशन लॉ को अपहेल्ड किया, यानी कि इसको डिक्लेयर किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। तो लॉ कमीशन ने यही केस साइड किया। क्या आप वो केदारनाथ की रूलिंग याद करो जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो रीजनिंग देते हुए उस बेसिस पर हेल्ड किया था कि इस सेडिशन लॉ को नहीं हटाया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। सेकेंडली, लॉ कमीशन ने पनिशमेंट को लेकर भी यहाँ रिकमेंडेशन दी कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में जो सेडिशन को लेकर इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का भी बताया गया है, उसे अब कम से कम 7 साल तक की कर दी जाए, इंक्लूडिंग फाइन। अब देखिए, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि इसका मिसयूज हो रहा है। तो लॉ कमीशन ने यहाँ ये रिकमेंड किया कि देखिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर गाइडलाइन बना सकती है। लाइक अगर सेडिशन से रिलेटेड कुछ भी मामले आते हैं तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की जाए। अगर केस आता है तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट उस पर परमिशन देती हो, उन्हें लगता है कि यस, यहाँ सेडिशन का ऑफेंस कमिट किया गया है इस पर्सन के द्वारा, तो उसके बाद यहाँ पर इस एफआईआर को रजिस्टर्ड किया जाए। तो एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड नहीं हो। इससे क्या होगा कि सेडिशन लॉ का मिसयूज नहीं होगा। अब बात ये भी आई थी कि इंडिया में ऑलरेडी एनएसए या यूएपीए जैसे एक्ट हैं, तो सेडिशन जैसा एक सेपरेट लॉ रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर लॉ कमीशन का रिप्लाई ये रहा कि देखिए, ऐसा नहीं है, हर एक्ट का पर्पस अलग अलग है। अगर हम यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की बात करें तो इसका पर्पस ये कि ये टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटी से डील करता है। वहीं एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो उसका पर्पस अलग है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, यानी कि अगर स्टेट को लगता है कि अगर कोई पर्सन उनके अगेंस्ट ऑफेंस कर सकता है जिससे कि ओवरऑल देश की पीस एंड हार्मनी को नष्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में उस पर्सन को ऑफेंस करने से पहले ही डिटेंशन में डाल दिया जाता है। तो ये एनएसए का पर्पस है। वहीं अगर सेडिशन लॉ के पर्पस की बात करें तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को सरकार के खिलाफ उत्तेजित या भड़काया जा रहा था, तो उसके लिए सेडिशन लॉ लगाया जा रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इंडिया में एनएसए या यूएपीए जैसे एक्ट हैं तो हमें सेडिशन जैसा सेपरेट लॉ की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, फिर ये बात आई थी कि एक अंग्रेजों के बनाया गया कानून है और आज की तारीख में देखा जाए तो ये लोगों के फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है। तो इस पर लॉ कमीशन का कहना यही है, देखिए, ये तो कोई बात नहीं होती है कि एक अंग्रेजों को बनाया गया कानून है इसलिए आज की तारीख में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे तो मोस्टली लॉज हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो भी आज भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि अंग्रेजों के बनाया गया कानून है इसलिए आज की तारीख में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए इसको हटा देना चाहिए, तो ये तो कोई वैलिड ग्राउंड नहीं बनता है। और वहीं आप कह रहे हैं कि इस सेडिशन से लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो हम आपको ये भी बता दें कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। लाइक आर्टिकल 19 में आपको जो फंडामेंटल राइट है तो वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी बताए रखे हैं। तो इस सेडिशन को भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखा जाए तो इससे ये होगा कि लोग अपने फंडामेंटल राइट का मिसयूज नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट स्पेसिफिकली देखें कि लॉ कमीशन ने क्या क्या चेंजेस करने के लिए सजेस्ट किया। तो देखें, सेक्शन 124A में जो हमने सेडिशन लॉ के बारे में बात की, वहां पर इनका ये कहना है कि इसमें ये लाइंस भी इंक्लूड की जाए कि विद अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ टू विच फाइन में बी एडेड और विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर एज डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 7 years टू विच फाइन में बी एडेड। तो याद है, इनका कहना यही है कि वो केदारनाथ की जो रूलिंग है उसकी रीजनिंग याद करो, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पब्लिक डिसऑर्डर या वायलेंस इंसाइट होता है तो वो सेडिशन कहलाएगा। तो आप जो सेडिशन में सेक्शन 124A में बात की गई, इसमें ये लाइंस इंक्लूड कर दो, तब जाके हम कहेंगे कि इसका मिसयूज नहीं हो सकता। ये कुछ स्पेसिफिकली रिकमेंडेशंस दी लॉ कमीशन ने। अब देखिए, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको एग्जीक्यूट करना ही है। या तो इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉ कमीशन से आप क्या समझते हो, ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक स्टेटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, जिसका मेजर फंक्शन यही होता है कि लीगल रिफॉर्म्स पर वर्क करना। और ये लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी बॉडी का वर्क करती है। ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं। हमने A to Z सारी चीजें समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। आपका क्या कहना है इस पर, क्या ये कानून होना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर लिखिएगा। टिल दैट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।